नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार की चर्चा कर रहे हैं जो सदियों पहले मर चुका है, लेकिन उसकी परछाई राजनीति में आज भी जिंदा है। औरंगजेब इस शख्स का नाम है। महाराष्ट्र में हाल में ही रिलीज हुई छावा फिल्म के बाद औरंगजेब को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मुगल सम्राट औरंगजेब को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब का बचाव किया तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी को औरंगजेबवादी पार्टी करार दिया। संभाजी महाराज की क्रूर हत्या को लेकर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है, लेकिन इस बहस के केंद्र में क्या सिर्फ इतिहास है या फिर इसके पीछे भी राजनीति है? क्या ऐतिहासिक किरदारों के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? औरंगजेब और संभाजी की कहानी सत्ता की लड़ाई थी या धर्म की? इतिहासकार कहते हैं कि यह एक शासक और विद्रोही के बीच का टकराव था, लेकिन आज के दौर में इसे सांप्रदायिक रंग देकर वोटों की राजनीति की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या औरंगजेब अभी जिंदा है, और औरंगजेब आखिर उसको बीच बीच में जिंदा क्यों किया जाता है? औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में वहां के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के शिंदे ने पलटवार किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी इसका रिएक्शन आया। औरंगजेब इतिहास है या राजनीति, ये आज मंथन में हम पूछेंगे। और कुछ सवालात हैं कि क्या औरंगजेब को जिंदा रखने की राजनीति हो रही है, किसे इसका फ़ायदा और किसे इसका नुकसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इतिहास से सीख लेकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान जो इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखेंगे। तो मंथन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले वो बयानात भी सुनिए जिनको लेकर वितंडावाद मचा है। और छावा फिल्म भी संभाजी की क्रूर हत्या को दर्शाया गया है उस फिल्म में, और औरंगजेब की क्रूरता के किस्से एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। और टीवी चैनलों की डिबेट में, आज ही मैं देख रहा था कई चैनलों की डिबेट में, तो औरंगजेब की क्रूरता की कहानियाँ, उस औरंगजेब के कारनामे, वो बाकायदे ग्राफिक एलिमेंट्स में चल रहे थे। तो एक बार औरंगजेब की क्रूरता को फिर ताज़ा करने की कोशिश। और ये क्रूरता बेच रहे हैं टीवी चैनल, फ़ायदा किसी होगा, नुकसान किसी होगा, इसका हिसाब किताब कौन करेगा, ये तो आप समझते ही होंगे। वो बयानात सुनिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, अद्री टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफें की है उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं, और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो,
शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है, इन इशू पर असेंबली रोकी जाए। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आजमी ने कहा था कि वाराणसी में औरंगजेब ने एक हिंदू बच्ची को एक पुजारी के चंगुल से बचाया था जिसकी उस पर बुरी नज़र थी, और वो उन्होंने कई मंदिर तस्लीम कराया और पंडितों ने उन्हें मस्जिद तकसीम करके दी थी। तो औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। ये बात बहुत कन्विक्शन के साथ में अबू आजमी कहते रहे। लेकिन जब विधानसभा नहीं चली, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तो उन्होंने कहा भाई विधानसभा में बहुत सारे काम होते हैं, उनको कीजिए। अगर मेरे बयान से ही आप विधानसभा नहीं चलने देना चाहते तो मैं अपना बयान वापस ले लेता हूँ। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है वो वास्तव में बड़ा गंभीर है। और ये भी उन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने पुजारी को हाथियों से कुचलवा दिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा लग रहा जो इतिहास के आईने में। और अभी हाल के वर्षों में देखा गया कि इतिहास को लेकर बहुत सारे वर्तमान की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने मोर्चा खोल दिया है और शिंदे ने कहा है कि उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज एक देशभक्त और सच्चे राष्ट्रवादी थे। अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नरेंद्र मोदी जी पिक्चर को प्रमोट किए। अच्छा किया, आप पिक्चर को ही प्रमोट करते, आप देश को नहीं चला रहे, आप पिक्चर के हीरो की तरह काम कर रहे हैं। मगर ये बोलिए, अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? ये संभाजी महाराज से तुम्हारी मोहब्बत है कि पिक्चर देख के कोई रो रहा है? अबे रो रहा कहीं को, लड़के बोल, इतनी बड़ी कुर्बानी दिया छत्रपति संभाजी ने, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। हम हमारे मराठा भाइयों बहनों के साथ थे। मैंने इलेक्शन में कहा था मैं आपके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ूंगा। अब ये बीजेपी आरएसएस वाले ये भी नहीं बोलते कि इनसे पूछो कभी आप, अच्छा ये बता शिवाजी के दादा का नाम क्या है? तू तेरे दादा का नाम बोल। मैं बोल सकता अब्दुल वाहिद ओवैसी। शिवाजी के दादा का नाम था मालाजी भोसले। मालाजी भोसले को औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त के बुजुर्ग शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। अहमदनगर में आज भी दरगाह है, उनकी दायरा है। वहां पर गए, उनको दो बेटे हुए, एक का नाम उन्होंने शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। तो मराठाओं ने एक दो गांव उस दरगाह के नाम पे कर दिए। अरे भाई, शिवाजी के फौज में, शिवाजी जब आगरा के किले से भागे तो मुसलमान उनके साथ, शिवाजी की आर्मी का जनरल मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का इंचार्ज मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान, और ये जो मुगलों की फौज आई उसमें भी हिंदू लोग हैं, उसमें भी हिंदू लोग हैं। मगर पूरा हो क्या रहा है? नहीं नहीं, तुम करे, तुम गए। अरे 500 साल पहले जो हो रहा, अगर मैं जिम्मेदार तो फिर ये 2000 साल पहले या 1500 साल पहले हुआ या 800 साल पहले, उसका क्या करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो भी कुछ फरमा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश। सर, सपा सांसद देवेश साठ के कॉलेज में नकल पकड़ी गई और मुकदमा। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा नकल कराओ, जमीन पर कब्जा कराओ, सभी प्रकार के माफियाओं को पालो,
ये इनका संस्कार है। और समाजवादी पार्टी के, अगर मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों के सवाल के जवाब में मैं कह रहा हूँ कि मुझे जान करके कोई आश्चर्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई सही काम आज तक न किया है न कभी कर सकती है, इसलिए समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बसपा बनना सुप्रीमो ने आवश्यक कहा तो अबू आजमी के बयान से जो बवंडर उठा वो केशव प्रसाद मौर्य तक आके टिका। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी यहाँ मुख्य विपक्षी दल और वो केशव मौर्य का है समाप्तवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य का ये जो शब्द है समाप्तवादी, ये वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा शुभ है। पूरे 2024 के चुनाव से पहले से 24 तक वो कहते रहे समाप्तवादी समाप्तवादी समाप्तवादी। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई, ये हालत है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा राजनीतिक बवंडर है। औरंगजेब से क्या मतलब, हजारों सैकड़ों साल पहले की जो इतिहास उठाकर उस पर वर्तमान को देखना, उसके आईने में कितना सही है कितना गलत है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निरंजन शेट्टी, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुंबई से जुड़े हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। विजय यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं, आपका ये बहुत स्वागत। फयाज शेख AIMIM के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। फयाज शेख साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। DP यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक दिल्ली से जुड़े हैं, महेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और किशोर समेंदर वरिष्ठ पत्रकार पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, किशोर जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। निरंजन शेट्टी की तरफ ही इस चर्चा को मैं शुरू करना चाहूँगा। निरंजन शेट्टी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी अबू आजमी ने जो बयान दिया, बाद में वो त्राहिमाम कर गए, आप लोगों ने इतना घेर दिया उनको लगा कि कहीं वो मराठा विरोधी, शिवाजी विरोधी, संभाजी विरोधी न साबित हो जाए, तो वो भाग खड़े हुए। लेकिन वास्तव में जो बातें उन्होंने कहीं उस पर वो उस दौर में तो टिके हुए थे। लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई शिवाजी की जो पैदाइश है वो एक दरगाह की मन्नत से हुई, उनके नाम भी रखे गए, उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नेवी चीफ, उनका जर्नल सारे मुसलमान थे। तो अगर भारत के सारे मुसलमानों को औरंगजेब के रूप में, अगर सारे मुसलमानों में औरंगजेब दिखने लगेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। निरंजन शेट्टी, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं या कार्यकर्ता हर एक मुसलमान को औरंगजेब औलाद कहा? हाँ, हमने औरंगजेब की औलाद उन लोगों को कहा जो औरंगजेब की पैरवी करे हैं। वो निश्चित ही औरंगजेब की औलाद बनती है जिसको औरंगजेब के पक्ष में बात करती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हर एक वो व्यक्ति मुसलमान औरंगजेब की औलाद है, लेकिन वो औरंगजेब की औलाद तब होगा जब औरंगजेब की करेगा। रही बात यहाँ तक जहाँ उन्होंने अभी ओवैसी साहब ने कही, अब वो दाखला तो लेके आए हैं। ऐसे कौन से इतिहास में इस प्रकार के जो अनाप शनाप बक रहे हैं कि भाई यहाँ पर उन्होंने दरगाह में गए। हम भी ऐसी मनगढ़ंत कहानी लेकर आ सकते हैं कि जो औरंगजेब है वो शहनशाह को भी इसी प्रकार से उन्होंने हिंदू पुरोहित के पास या हिंदू धर्म के स्थान में जाकर मन्नत मांगने के बाद, तो ये सब ठकोस उनको बंद करने को बोल दीजिए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात को, जैसे आपने शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये लड़ाई धर्म की थी या राजनीतिक थी, मैं आपके चैनल के लिए बता देना चाहूँ कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं मिल रही है निरंजन शेट्टी। निरंजन शेट्टी की आवाज ठीक कीजिए, आप अपने वक्तव्य को दोहराइए ताकि हमारे दर्शक सुन सकें। निरंजन शेट्टी, मैंने शुरुआत में ये कहा कि हमारे लिए सभी, हर एक मुसलमान को औरंगजेब की औलाद नहीं कहा, हमने सिर्फ उनको औरंगजेब की औलाद कहा जो औरंगजेब की पैरवी कर रहा है। ये बात कहकर इस प्रकार से ओवैसी साहब ने बात को की कि छत्रपति शिवाजी का किसी दरगाह के मन्नत मांगने से हुई।
तो मैं ये कहूंगा कि औरंगजेब का हिंदुस्तान में जाकर मन माने, तो ये बोले की बात, और जिसका एविडेंस नहीं है उस पर बात करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से गुमराह करने का ओवैसी साहब और उनके प्रवक्ता न रहे। ठीक है। फयाज शेख AIMIM के नेता है, पुणे के से हमारे साथ जुड़े। फयाज शेख, निरंजन शेट्टी कह रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ का इतिहास ओवैसी साहब पढ़ाने लगते हैं, ये तो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। बिना तथ्यों की ये बात कैसे वो कह सकते हैं कि भाई उनकी पैदाइश किसी दरगाह की मन्नत से हुई। वो इस बात को भी चुनौती दे रहे हैं निरंजन शेट्टी कि जो उनके जनरल थे वो भी मुसलमान नहीं थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर वो भी मुसलमान नहीं थे, उनका जो नेवी का चीफ था वो भी मुसलमान नहीं था। वो तो सारी बातों को चैलेंज कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा इतिहास किसका जिक्र कर रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहले मैं ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको महाराष्ट्र की जानकारी नहीं है, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको ज्यादा मालूमात नहीं है। ये ओवैसी साहब ने या किसी मुसलमान ने नहीं लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुसलमान थे। ये पुराने इतिहासकारों ने जिन्होंने लिखा, उन्होंने साफ साफ लिखा। मदारी मेहतर कौन था? जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले में थे तो आगरा के किले से उनकी मुक्तता करने के लिए काम करने वाला मदारी मेहतर था। और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सैनिक थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में थे। और औरंगजेब के भी फौज में बहुत सारे हिंदू सिपह सालार थे। तो ये बीजेपी वाले जो इसको धर्म युद्ध कह रहे, ये धर्म युद्ध नहीं था, ये राजनीतिक युद्ध था। और 1700 साल की बात आप निकाल कर ये क्या साबित करना चाहते हैं? आज हमारे भारत में, आज हमारे महाराष्ट्र में कायदा ना के बराबर यूपी बिहार जैसा हो गया है। और यहाँ पर खुद इनके पार्टी की केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़ से इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की जाती है और आरोपी को पकड़ा भी नहीं जाता। जब रक्षा खड़ से केंद्रीय मंत्री खुद पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिसों से झगड़ा करती है कि मेरी बेटी से छेड़छाड़ हुआ, आरोपी को आज तक अरेस्ट क्यों नहीं? और ये बात करते हैं 1700 साल की। आज हमें देश में अच्छा एजुकेशन, नौकरी चाहिए। हमें यहाँ पर जो जातिवाद, इनके मंत्री, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जहर फैला रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनको ये नहीं बोलेंगे, उनको शाबाशी देंगे। मड़ी नाम का गांव है नगर जिले में, वहां पर मुसलमानों को व्यापार करने की बंदी बहिष्कार डाला जाता। वहां के वीडियो ये संविधान के खिलाफ ठहराव है, इसे नाकारा जाता। तो इनके मंत्री नीतीश राणे वहां पर जाकर बयान देते हैं कि हम इस ठहराव के साथ है। क्या एक मंत्री को पता नहीं ये देश के संविधान से चलेगा, इनके मनमानी से नहीं चलेगा? ठीक है। मैं निरंजन शेट्टी से जवाब लेता हूँ। निरंजन शेट्टी, एक मिनट। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, ये कितने शिव भक्त है इन्होंने दिखाना। हमारे महाराष्ट्र में प्रशांत कोरटकर नाम का एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, उन्होंने इंद्रजीत सावंत जो इतिहासकार है उनको चैलेंज किया और उनको ऐसी बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमान, जो बातें मैं बता नहीं सकता, ऐसी बातें की, उसको अरेस्ट किया क्या इनकी सरकार ने? नहीं किया। राहुल सोलापुरकर जो कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को लाच यानी कि पैसे दे के छूटे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। इन्होंने जब 2014 में ये सत्ता में आए थे तब कहते छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक हम अरबी समुद्र में बांधेंगे। क्या बांधा? यहाँ मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत है। संतोष देशमुख की हत्या महाराष्ट्र में इतनी भयानक हो गई ले, ये लोग इनकी नाकामी छुपाने की। ठीक है फयाज शेख, ठीक है, ओके। फयाज शेख, भ्रूण हत्या हो गई। फयाज शेख, मैं जवाब ले लेता हूँ। इनको रोकना चाहिए। और ये लोग बात करते हैं औरंगजेब की। मैं जवाब ले रहा हूँ। मैं जवाब ले, नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि इस डिबेट में सबको अपनी बात रखने का हक है। फयाज शेख, ओके, नाकामी के है तो इसलिए इनको मुगल याद आते हैं। फयाज शेख शांत हो जाइए। अब इसका जवाब दे दीजिए, इनकी जो प्रमुख बिंदु हैं, सीधे जवाब दीजिएगा निरंजन शेट्टी। चौहान साहब, मुझे तो इन्होंने जितनी भी बातें कही मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। देखिए, सच्चाई से मुख मोड़ रहे। मैंने आप
आपके चैनल के माध्यम से इनको कहा, पहली बार और अब भी कह रहा हूं, औरंगजेब की बातें ये कर रहे, औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, इसके बारे में अबू आजमी कह रहे, इनके नेता लोग कह रहे और अन्य लोग। और हमने अधिकतर देखा है कि यहाँ का अधिकतर मुसलमान जो औरंगजेब को पसंद करता है, वो स्वाभाविक है इस देश के संविधान को नहीं मानता, इस देश का संविधान को। ये आईटी से ठीक है ठीक है ठीक है, उनको बोलने दीजिए। मेरा शेख फयाज शेख, उनको बोलने दीजिए, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज नो नो, फयाज शेख नहीं, फयाज शेख मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। फयाज शेख मैं आपको मौका दूंगा, आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, कृपा करके मेरे इस कार्यक्रम में इस तरह का आचरण मत करिए प्लीज प्लीज। नो, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। निरंजन शेट्टी को बोलने दीजिए, उन्होंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, फिर आप जवाब दीजिएगा। निरंजन शेट्टी बोलिए, बोलिए। बीच में किसी को नहीं कोई टोकता हमारी डिबेट में, बोलिए। चाहता था कि इस प्रकार से गलत बातें को बयानबाजी करके और बार बार ये राजनीति बात हमने नहीं की है। अबू आजमी को हमने नहीं उकसाया था औरंगजेब के बारे में बोलने के लिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार से विधानसभा के बाहर पटल पर आकर इस प्रकार की बातों को कहना। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि है और करीबन मुझे लगता है कि 60-65 साल की उम्र के होंगे और उनका एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक ढंग से तजुर्बा होगा, और इस प्रकार से एक बचकानी बात करना और बाद में इसको मुकर जाना, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सही माना जाएगा? हम भी महाराष्ट्र के राजनीति में अनेक वर्षों से अनेक लोगों को देखते हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी, मुसलमान पदाधिकारी, हम जानते हैं उनको, लेकिन इस प्रकार से छोटे बच्चे वाले की बात, और औरंगजेब को एक बहुत ही अच्छा शासक, और उसके साथ में वो इस बात को दोहराना कि के बच्चे के ऊपर बुरी नजर थी और उसको हाथी के नीचे औरंगजेब ने उसको मदद मतलब ये कुचलवा दिया था, पुजारी को कुचलवा दिया था। ठीक है, बताना चाहते हैं ठीक कि औरंगजेब बहुत अच्छा था। ठीक है, ठीक है। निरंजन शेट्टी, मैं अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं मैं। हमारे साथ मुंबई से ही वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सीधे मैं अभी नमाज का टाइम हो रहा 8:30, मैं निरंजन शेट्टी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए, अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, निरंजन शेट्टी जो अबू आजमी के बारे में कह रहे हैं, तो अबू आजमी के बारे में उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात करेंगे। जहां तक रही ओवैसी साहब के बयान की, ये इतिहास है, ये मिटाया नहीं जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा जो दादी थे वो अहमदनगर के पास, क्या औरंगजेब की मां मुमताज महल थी? आप सिद्ध कर सकते हो? देखिए, मैं आपको और को पैदा हुए थे, आप यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते, झूठ फैलाने में आप माहिर हैं, लेकिन मैं आपके बात के खामोश बैठा था, आप खामोश बैठिए। औरंगजेब के जैसा शाह शरीफ की दरगाह नगर जिले में है, आप जाके देख सकते हैं, और वो दरगाह को छत्रपति शाहजी राजे ने इनाम, और जिस मुमताज महल की बात कर रहे हो क्या हुआ है, ये लोग अगर ओवैसी साहब गलत कह रहे तो आप केस करिए। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, ऐसे शासक के बारे में आप बात करेंगे? देखिए, ये बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बता रहे हैं? ये लोग जो बीजेपी के बार बार ऐसी गलत चीजें से अफवाह उठाकर अपनी सियासी ये लोग, अगर ये इतिहास नहीं सुनिए, ओवैसी साहब ने जो बात कही, हम वो बात पे कायम है। आपको ठीक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं दोनों को शांत रहने को कहता हूं, दोनों मेहमान शांत रहे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या को लेकर और शिवाजी को लेकर जो फिल्म छावा बनी है, क्या कंटेंट उसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसको एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं
कि इस फिल्म का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं। इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी, प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत सारी इस तरीके की फिल्मों को भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के लोग करते हैं, बताते हैं कि नहीं भाई ये राष्ट्रवाद की तस्वीर है ये, और ये राष्ट्रहित को आगे ले जाने वाली फिल्में, ऐसे चित्र हैं। फिल्में एक बहुत बड़ा माध्यम होती रही हैं कालांतर में, अगर देखा जाए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब को डिफेंड करने वाले बयान के बाद राजनीतिक बवंडर बना है। आज इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज भी ये नेता औरंगजेब को जिंदा किए हुए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। निरंजन शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से। विजय यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार और किशोर समंदर वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधे विजय यादव की तरफ रुख करेंगे, मुंबई से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। विजय जी, ये जो पूरा मसला है, ये हम देख रहे हैं कि ये इधर हाल के वर्षों में जो हमारी वर्तमान की राजनीति है, जिसमें हमको एजुकेशन पे बात होनी चाहिए थी, बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, महंगाई, इन पर बात होनी चाहिए थी। तो हम जाते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था, संघ वाले अंग्रेजों से मिल गए थे। इस तरीके की राजनीति हो रही है। तो ये इस तरीके की राजनीति के पीछे बीच बीच में इस तरह की फिल्में भी, चूंकि आप मुंबई में हैं, फिल्म उद्योग एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, राजनीति फिल्म उद्योग भी कर रहा है। विजय यादव, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अबू हाशिम आजमी जी ने जो वक्तव्य दिया है औरंगजेब के लिए, ये तो सरासर गलत है और इसकी पूरी तरह से निंदा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। रही बात इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, तो जो छावा फिल्म बनी है इसमें बहुत कम दिखाया गया है, इससे ज्यादा क्रूरता उनके साथ की गई है। 40 दिन तक उनको तड़पा तड़पा करके रखा गया, उनकी आंख फोड़ी गई, उनका जबान काटी गई, उनके ऊपर गर्म पानी डाला गया, उनके शरीर का हर अंग, लास्ट में जो सीन दिखाता है कि ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, उनके अंग का टुकड़ा टुकड़ा करके उधर बाजू में एक नदी है उसमें फेंक दिया गया था। और औरंगजेब की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अगर जो भी कोई इनके शव के टुकड़े को टच कर देगा या उठाएगा तो उनको तुरंत फांसी दे दी जाएगी। फिर भी वहां के आज के टाइम में, जिसको उत्तर प्रदेश में चमार कहते हैं, महाराष्ट्र में उनको 2 जातियों में बांटा गया है, एक महार होता है, एक चमार होता है। उन लोगों ने औरंगजेब की बात को दरकिनार करके उनके शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया हुआ है। ये जो पिक्चर में दिखाया गया वो बहुत कम है। और हर हिंदुस्तानी को छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक बात। और निरंजन जी ने जो बात कही है उनको पूरी तरह से उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन निरंजन जी ने भी पूरी बात नहीं कही। आप कहिए। जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया है, जो वामपंथियों का इतिहास है, वो तो हम पढ़े नहीं। अरे हो सकता है कि 100 साल, 200 साल, 400 साल बाद जो आज का इतिहास लिखा जाएगा, विजय यादव, जो आज इतिहास लिखा जाएगा, इसको दक्षिण पंथियों का इतिहास कहा जाएगा। जैसे हम लोग वामपंथियों का इतिहास कह रहे हैं, इसको दक्षिण पंथियों का इतिहास कहा जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी तो दक्षिण पंथी लिख गए, ये सही नहीं है। इतिहास सत्य नहीं होता, इतिहास सत्यता के करीब ही होता है। नहीं, अगर इतिहास की बात करें तो अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? वो भी महान थे। ये सवाल उठता है कि नहीं? वो भी महान थे। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? वो भी महान थे। अकबर महान था तो मैं कतई इस चर्चा में नहीं उलझना चाहता। मैं इस चर्चा को कतई इसमें ले जाना चाहता कि कोई 5000 साल पहले या 500 साल पहले की बात को लेकर हम वर्तमान के मुद्दों को कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? वर्तमान के मुद्दों पर क्यों हम चर्चा नहीं करते? क्या इस तरह की डिबेट विधानसभा के बाहर, अंदर, और उसका कोई हल क्या किसी एजुकेशन के मुद्दे पर होता है क्या? हम इसी बात की चिंता करें पड़े, अच्छी बात है। अपने महापुरुषों के हमें सम्मान करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की तो पढ़ाई लिखाई के लिए हमने एम्स बनाए,
अगर हाँ आप लिखने की बात करें तो डॉक्टर उस लैंग्वेज में, जिस क्षेत्र में वो रहता है उस लैंग्वेज में वो सीख सकता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। आप बताइए ना कौन से ऐसे ये मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं किसी भी प्रधानमंत्री को कमतर आंकता ही नहीं। सारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश के निर्माण में काम किया है। केवल किसी एक प्रधानमंत्री के उससे योगदान से देश नहीं बन गया, सारे लोगों ने योगदान किया, अपने अपने काल में सबने बेस्ट किया है। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि भाई कभी औरंगजेब को जिंदा कर देते हैं, कभी बाबर को जिंदा कर देते हैं, सालों तक बाबर जिंदा रहता है, औरंगजेब जिंदा रहता है, मूल बातें भी तो होंगी। मैं किशोर समंदर की तरफ जाऊंगा। किशोर समंदर, इस तरीके की बातों को लेकर अबू आजमी ने भी बहुत गलत काम किया, उनको नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बीच बीच में इस तरीके का नैरेटिव नहीं सेट किया जाता कि बाबर ने ये किया था, उन्होंने ये किया था? जो मूल मुद्दे हैं, आज हमारी चिंता है कि शेयर बाजार हमारा घुस गया, उसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए। गरीब युवाओं की जो बात है, तमाम लोग आजकल नए जो युवा हैं वो शेयर बाजार में अपने पैसे लगाने लगे कि भाई बैठे बैठे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे इस तरह के भी मुद्दे हैं, उन पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। किशोर समंदर सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो भी महाराष्ट्र में कोई इशू आ गया तो आप ये इशू बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा है कि लोगों के सामने जाना चाहिए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, पहले से हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा के अपनी रोटी पकाना चाहते हैं। पहले से 1992 को हिंदू बाबरी मस्जिद का मसला कर दिए, वो 20 साल केस चला, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सका। अभी एकादा कोई आम आदमी, पॉलिटिकल छोड़ के आम आदमी कभी गया औरंगजेब के कब्र पे फूल डालने के लिए तो इशू नहीं होता। जब ओवीसी आ जाते तो इशू हो जाता। ओवीसी एक एमआईएम की जो टीम है, वही टीम एक बीजेपी की बी टीम है। उनको, बीजेपी वालों को ये ऐसे बी टीम लेके काम करना बहुत पसंद है। हिंदू मुसलमानों को झगड़ा लगाना बहुत पसंद है। जब ओवीसी साहब कवर पे फूल डालने के लिए गए थे, तभी मैं उधर देखने के लिए गया था। जब ये कई हिंदू लोग औरंगजेब की कबर पे जाके उधर उनकी मट्टी सादी है, पीरे मुर्शिद वाले वो औरंगजेब थे, ऐसे लोगों का कहना है। जब कई रात के 12 बजे बच्चा रोता रहा तो उनकी कबर की मट्टी उनको लगा दिए तो बच्चा ये करता। हिंदू मुसलमान लोग जो है महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ में जान लगा के एक दूसरे के साथ में जी लेते हैं। मगर ये पॉलिटिकल जो लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर को एक ही काम है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगाना। राणे साहब भी कभी बोलेंगे, कभी अबू आजमी बोलेंगे, कभी, इनका कहने का मतलब एक ही होता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के अपना काम पूरा कर लेना, यही उनका काम है। मैं तो बोलता हूं कि ऐसे लोगों ने कभी अपने सोचा है क्या? एक बात बोलने से कभी सोच लेना चाहिए था कि एक बात बोलने, एक पिक्चर निकल गई छावा, इसके बारे में उन्होंने बोल दिया कि छावा में संभाजी महाराज के इतने टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े कर दिए। एक बात याद रखना चाहिए था कि ये भी इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा के लिए बुलाया था। तब अगर ये दुश्मन है दोनों, एक आपस में लड़ने वाले दुश्मन है, तो उनको क्यों बुलाया था? आगरा से भी छुटका हो गए, ये इतिहास गवाह है। मगर ये लोग जो पहले जो महापुरुष थे, ये जवान के पक्के लोग थे, तो संभाजी राजे को भी लेके गए थे शिवाजी महाराज आगरा में, तो उन्होंने कैद करके रख दिया। यही पिक्चर ने बता दिया तो ये अबू आजमी साहब को पसंद नहीं आ गया, तो उन्होंने बोल दिया कि छावा में ऐसा कर दिया, संभाजी महाराज को ऐसा कर दिया। ये तो इतिहास पहले 900 साल का इतिहास है। ये इतिहास में क्या कर सकते हैं? तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी का काम एक ये है कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाना, अपनी रोटी सेक लेना, ये काम उन्हीं का है। इसीलिए उनको मैं मेरी तरफ से बात करना चाहता हूं कि आप एजुकेशन में जाइए, बहुत सारे महाराष्ट्र में काम पड़े हैं, वो काम पहले करवा देना चाहिए। ये हमारे इलाके में एक पुणे में काशेवाड़ी इलाका है, उसमें सर जी काशेवाड़ी इलाके में हिंदू मुसलमान आजू बाजू में रहते हैं। अगर हिंदू के घर में दिवाली नहीं होती तो मुसलमान पैसे देते हैं, मुसलमान के घर में ईद नहीं बनती है तो हिंदू पैसे देते हैं। एक जमाने में हर एक बीजेपी भी आदमी इफ्तार पार्टी के लिए भेज दीजिए, इनको पाकिस्तान भेज दीजिए।
नहीं, ये जो बीजेपी का जो काम है ना सर जी, इनको पाकिस्तान बीजेपी का नहीं, आपको कोई हक नहीं, आपको कोई हक नहीं किशोर समंदर को पाकिस्तान भेजने का, आपको कोई हक नहीं। ये नहीं चलता। ये आप लोगों के लिए सबसे आसान ये है कि इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। आज इनको भेजने, कल आप हमें भेज देंगे, परसों विजय यादव को भेज देंगे। ये आपका देश थोड़ी है केवल अकेले, ये आपका देश नहीं है, ये सबका देश है। ये क्या तरीका हुआ, इनको पाकिस्तान भेज दीजिए? ये क्या तरीका हुआ? 1984 का क्यों पाकिस्तान भेज दीजिए? क्यों हुआ? क्यों सिख मारे गए? बीजेपी का ये सब जोर जोर से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों की जुबान पर है इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। आपको पाकिस्तान बहुत पसंद, आप चले जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं किसी को। ठीक है, ओके, ठीक है। निरंजन शेट्टी मर्यादा को रखिए। निरंजन शेट्टी प्लीज, निरंजन शेट्टी मर्यादा को रखिए, मर्यादा को रखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा हाजमा दुरुस्त रखिए, अपना हजम करने की कोशिश करिए प्लीज, प्लीज। नो, किशोर जी शांत हो जाइए। किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी प्लीज, कौन कर दिया तो मैं बता देता हूं। किशोर जी शांत रहिए, किशोर जी शांत रहिए। महेंद्र सिंह की तरफ मैं जाऊंगा। महेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। ठीक है विजय यादव, ठीक है, ठीक है विजय यादव, मैं आऊंगा आपके पास। महेंद्र सिंह 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। तो कहां तो उठा के लेके आता हो यार। ठीक है, कम से कम सच बोला करो, डिबेट है। ठीक है, 10 लोग डिबेट है, विजय यादव, विजय यादव शांत हो जाइए। बीजेपी कांग्रेस और विजय यादव, हिंदू मुसलमान, विजय यादव शांत हो जाइए। विजय यादव प्लीज, मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, शांत शांत हो जाइए, सारे लोग शांत हो जाइए। मैं आवाज बंद कर दूंगा मजबूरी में। प्लीज प्लीज मुझे मजबूर मत करिए, मैं आवाज बंद करूं। अब मैं महेंद्र सिंह की तरफ जाऊंगा। महेंद्र सिंह, आप देखिए इस तरीके के मुद्दे, एक तो अबू आजमी को क्या जरूरत थी भाई शिवाजी और संभाजी पर टिप्पणी करने की, क्या जरूरत पड़ी थी? तो उनके दिल में भी राजनीति कुल बुला रही थी कि हो सकता है कि औरंगजेब का अगर पक्ष हम ले लेंगे तो मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। कहीं ना कहीं अबू आदमी की मंशा रही होगी, मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करता। और उसके बाद फिर ले उड़े, फिर इस देश के सारे मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान। तो क्या हो रहा है? और इसके पीछे वास्तव में राजनीति है क्या? महेंद्र सिंह जी बिल्कुल दुर्गेन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि असल में पूरी लड़ाई ही सत्ता की है। और आप आज से नहीं, जिनके रेफरेंस भी लिए जा रहे हैं हिस्ट्री के, वो भी सत्ता की ही लड़ाई है। अब उस सत्ता की लड़ाई में कभी धर्म का पक्ष आगे होता है, कभी इमोशनल कार्ड होता है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लिया, आज यही चीज हो रही। अभी आप देखने आपकी डिबेट में ही क्या हो गया, आपस में हम लोग यहाँ सिर्फ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए कितना एक दूसरे के प्रति लोग मतलब उस भावना को भी त्याग दे रहे हैं। और इसमें कोई मुसलमान नहीं है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, ये आने वाली है स्थिति महेंद्र सिंह, ये आने वाली स्थिति इस देश में बिल्कुल कि अगर आप बोलेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, वो कहेंगे कि तुम राष्ट्र विरोधी हो। आने वाली स्थिति है ये, बोलिए। ये आने वाली स्थिति है। और ये इसमें आप देखिए हिंदू 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 मुसलमान मतलब इसमें कोई नहीं। आप एक हमारे विचार को अगर मानते हैं तो बस आप हमारे विचार को मानिए, आप अपना हमारे विचार से डिफर नहीं हो सकते। ये जो चलन चल रहा है ना, अब जो जिसको कहते हैं ना कि सबको लेके हम चलते हैं सनातन में, अभी आप देखिए सनातन का दूसरा रूप होने वाला है। हम आपके विचार नहीं सुन सकते, आप हमारे विचार नहीं सुन सकते। ये जो कटुता आने लगी है, असल में यही सबसे खराब स्थिति आने वाले समय में होने वाली है कि एक हिंदू हिंदू को ही मारेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनकी विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र तौर पे अपनी बात कहना चाहेंगे तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये विचारधारा हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब आप देखिए एक उस मुद्दे में, इतिहास के उस मुद्दे में, इस पूरे देश के पूरे मीडिया में, पूरे समाज में ये चलन शुरू हो गया कि जी साहब कितना कोई निर्दयी था, कितना कोई क्रूर था शासक। शासक का एक लक्षण है ही क्रूरता, वो करता ही है। कितने शासकों को आप देख लीजिएगा उठा के, उनके उसमें कहीं क्रूरता मिलेगी तो कहीं
अपनापन भी मिलेगा कहीं, मतलब एक राजा इसी तरीके के हुआ करते थे। आप किसी भी देश के, किसी भी अपने ही देश के कितने पुराने राजाओं को देख लीजिए, जो जब इस्लाम धर्म आया भी नहीं था तब के राजाओं को उठा के देख लीजिए, पूरे देश में कौन लड़ता था आपस में? राजा ही, हिंदू राजा ही लड़ रहे थे ना। महाभारत किसके बीच में हुआ? हिंदू राजाओं के ही बीच में हुआ ना, भाइयों के बीच में हुआ ना। सम्राट अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, लाखों लोग मारे गए थे, कौन मरा था? हिंदू ही मरे थे ना। राजा का चरित्र ही होता है शासन व्यवस्था को अपने अनुसार रखना, उसके बाद जो धर्म उनके साथ होता है उस कोशिश करते हैं उस धर्म को भी आगे प्रचारित करना। ये राजा का ही एक, आप देखेंगे इतिहास का किसी भी राजा के बारे में, ठीक है, कुछ बहुत क्रूर होते हैं और कुछ मध्यम मार्गी होते हैं, उतना क्रूरता नहीं करते, राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार करते हैं। निश्चित तौर पर औरंगजेब उस कैटेगरी में था कि वो राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन उसके सिपह सालार, उसके मनसबदार क्या हिंदू नहीं थे? क्या उनका सबसे बड़ा सप्त हजारी मनसबदार हिंदू राजा नहीं था? क्या उनका नेतृत्व तो हिंदू राजा नहीं कर रहे थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हिंदू राजा नहीं लड़ रहे थे? ये इतिहास है। अब हमें उन इतिहास को इतिहास की तरह लेना चाहिए, आज का प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के बीच में इस तरीके के विवाद नहीं पैदा करना चाहिए कि हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं। हम किस चीज को आज जरूरत है? अभी जीडीपी के आंकड़े आए 3 दिन पहले, तो क्वार्टरली आंकड़े आए थे, उसमें 0.1% कमी आई गई, और ये बड़ा, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसको बड़ा बुरा मान रहे हैं कि ये हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? शेयर मार्केट लगातार डूब रहा है। आप देखिए जून, पिछले साल 4 जून के स्तर पे पहुंच गया है, लाखों करोड़ लोग डूब गए हैं लोगों के। हमारे अभी अमेरिका के साथ जिस तरीके से टेंशन चल रही है पूरी दुनिया में, टैरिफ को वो रेसिप्रोकल कर रहा है, 2 जगहों पे लागू कर दिया, उसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे चीजों पर, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारे मुद्दे हैं जिसको हमें एकजुट होकर के टैकल करने की जरूरत है, लेकिन उसके बजाय हमें उलझाया उन चीजों में जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं, आज के समय से कोई लेना ही देना ही नहीं है बिल्कुल उसका। हमें क्या हम उस चीजों को करके आपस में लड़ना चाह रहे हैं? क्या हम या महेंद्र सिंह, ये इसके पीछे मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की रणनीति है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की रणनीति की इसको ध्यान डाइवर्ट करो। हाँ, तो बिल्कुल। अब अबू आजमी साहब एक बात कह रहे हैं, एआईएम के साहब एक बात कह रहे हैं, मतलब आपस में इस तरीके से मतदाताओं, नागरिकों को उस फेर में ले आओ, दिमाग को मेंटल ब्लॉक कर दो कि वो उसके आगे सोच ही ना पाए। लोग अपने परिवार के लिए परेशान है, लोग अपने किसी तरीके से बच्चे की नौकरी लगे, रोजगार हो अपना। देखिए एमएसएमई सेक्टर के सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं मान रहे होंगे, एमएसएमई सेक्टर बहुत स्ट्रेस में है आज के समय में, और इसी वजह से ग्रोथ रेट ये नीचे जा रही है। क्या इसको लेकर के एकजुट होकर के पूरा हम नहीं कर सकते इस पर बात कि किस तरीके से चीजें हो? क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता, पॉलिटिक्स उसी की बात करेंगे? तो नेता एक तरीके से हमें, आपको, सबको उलझा देता है कि साहब अब इस महीने की डिबेट इस पर होगी, इस महीने की बात इस पे होगी, 12 महीने इसी तरीके से कट जाएंगे, अगला चुनाव आ जाएगा। अब बिहार का चुनाव आ रहा है, अभी आप देखिएगा बिहार के चुनाव में तमाम मुद्दे अब 3 महीने 4 महीने इसी में कट जाएगा। तो अब आम आदमी किससे उम्मीद करे? आम आदमी सरकार से उम्मीद करेगा कि बेहतर हो, चीजें बेहतर हो। क्या सब कुछ ठीक हो गया? अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें, जो गरीबी में अभी जी रहे हैं 90 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग, उनको हमें राशन देना पड़ रहा है, देना चाहिए राशन, लेकिन क्या उनके जीवन स्तर के लिए कुछ कहीं करना चाहिए? मैं एक छोटी सी बात बताता हूं और बात अपनी खत्म करता हूं कि अभी आप देखेंगे सब जगह तह बाजारी, बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, ये सब बाजार लगते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ पर इन बाजार वालों को भगाया जाने लगा। इन बाजार वालों को कहा जा रहा है कि आप हटिए यहाँ से, वो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे आम आदमी के जीवन के लिए मायने नहीं रख रहे हैं? क्या वो उस औरंगजेब से मांगने जाएंगे? क्या वो उससे उनका पेट भर जाएगा? मतलब ये सोचने वाली बात है कि इन मुद्दों को, और धार्मिक आजादी थी हमारे यहाँ, विवेकानंद जी से लेकर के आज तक सभी लोगों ने सहिष्णुता की बात कही है। हम कट्टरता की तरफ क्यों जा रहे हैं? सनातन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ते, हर विचार को। अपने शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी, शास्त्रार्थ करते थे। ठीक है महेंद्र जी, मैं लौटूंगा। डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डीपी यादव,
अबू आजमी को क्या चुल हो रही थी, कौन से कीड़े काट रहे थे कि वो अचानक संभाजी पे बोल पड़े? देखिए दुर्गेन्द्र जी, अभी महेंद्र सिंह जी ने तमाम बातें बताई, और जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो भी इस डिबेट के आपके डिबेट को सुन रहा है, निश्चित रूप से उनकी बातों से इत्तेफाक रखेगा, और तमाम डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए कि किसके किसके बीच कब से कैसा संघर्ष होता चला आ रहा है इस देश में। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, और बात जो है इतिहास को लेकर के वर्तमान और भविष्य खराब करने की नहीं है। अब इस देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे करा करके और इतिहास की आड़ में इस देश का वर्तमान और भविष्य का नेता आपके बात कर रहे हैं इतिहास पे, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हो आप। नेता तो आपके बात कर रहे हैं भाई। मैं आ रहा हूँ डिबेट पे आ रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अबू आसिम आजमी साहब ने जो बयान दिया है वो अपना उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन अतीत में जिन लोगों ने भी ऐसे बयान दिया है उनका भी हमें रेफरेंस लेना चाहिए। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी 4 जून सन 2005 को जिन्ना की मजार पर गए थे, और बाकायदे विजिटर्स बुक में क्या लिख करके आए थे कि कुछ लोग इतिहास में बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जिन्ना एक महान शख्सियत थे और उन्होंने अपने लिए स्वयं रास्ता बनाया, वो इतिहास के सबसे सेकुलर व्यक्ति थे। तो बताइए, क्या लाल कृष्ण आडवाणी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिन्ना प्रस्त नहीं है? क्या इन लोगों ने उनसे इस्तीफा मांगा? और आज केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, जो खुद समाप्त हो गए, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मिलकर के हरा दिए। आज वो तमाम तरह मतलब की बातें कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी को मना नहीं करोगे और आडवाणी तक पहुंच जाओगे। अबू आजमी को कहोगे कि भाई ये मत फैलाओ। अगर मान लो एक आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो आप भी उसमें क्यों आग में घी का काम कर रहे हो? तो आडवाणी जी तक को लपेट लिया आपने। नहीं, देखिए, इतिहास में जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे बयान देने से बचना चाहिए, और जो लोग फिल्म देख के प्रभावित हो रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आपकी डिबेट खत्म हो, उसके बाद अपने YouTube चैनल में जाके शूद्र फिल्म सर्च करके देखें, और शूद्रों पर इस देश के लोगों ने कितना अत्याचार किया, अपने ही लोगों पर जो सनातन और हिंदू धर्म का ढोंग रच रहे हैं, किस तरह से अत्याचार हुआ। वो कोई मुस्लिम नहीं थे जो अपने लोगों पर अत्याचार किए। तो जाइएगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं या और भी जो लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, शूद्र फिल्म को सर्च करिएगा और देखिएगा। अच्छा, अब फिल्मों से राजनीति होगी। एक तरफ शूद्र है, दूसरी तरफ छावा है, और जनता क्या करेगी? जनता कौन सी फिल्म देखेगी? महंगाई वाली, बेरोजगारी वाली, भुखमरी वाली, दवा नहीं मिल रही वो वाली, या एक आदमी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांग, उसकी बीबी उसको कंधे पर यहाँ पीठ में बैठा कर ले जा रही है, उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला। ये लोग क्या करेंगे? ये कौन सी फिल्म देखें? डीपी यादव जरा बता दो, और निरंजन भी बताएंगे हमको कि ये इनके लिए कौन सी फिल्म दिखाएं भाई हम। पार्टी के लोग नहीं, दुर्गेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि महेंद्र जी ने जो बातें कही उससे डीपी यादव जी बहुत इत्तेफाक रखते हैं। अब जब महेंद्र सिंह जैसे बुद्धिजीवी के बारे में बहुत तारीफ करना चाहते हैं, और महेंद्र जी ने जब बात रखी तो उन्होंने हर बार हिंदू राजाओं के बारे में कहा कि किस प्रकार से वो लोग भाई भाई रहते हुए आपस में लड़े। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि कृष्ण ने महाभारत क्यों रचा, कौन से चीज उनको लोगों को बताने की आवश्यकता थी, या रामायण क्यों हुआ। ये बात वो नहीं रखेंगे। औरंगजेब के बारे में बोलते समय बहुत ही नम्रतापूर्वक उन्होंने उनकी बात को टाल दिया, और किस प्रकार से औरंगजेब के यहाँ पर हिंदू सिपह सलार थे इसके बारे में बात की। औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बनाया, कटघरे में डाल दिया, और आखिरी का जो शाहजहां का दिन कैसे गुजरे ये नहीं बताएंगे। अपनी माता को किस प्रकार से हाल किया वो नहीं बताएंगे। अपने भाई को, कितने भाई को कत्ल किया वो नहीं बताएंगे। ये भी तो इतिहास में लिखा है ना निरंजन जी, ये भी तो इतिहास में लिखा है ना, इतिहास में लिखा, वही पढ़ के आप बता रहे हो, इतिहास ही है वो भी। महेंद्र सिंह जी को टोका नहीं था, मुझे तो ये नहीं, महेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो वरिष्ठ पत्रकार है। बोलिए, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग आरोप लगा रहे, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले किशोर समिंदर जी ने बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आदत है इस प्रकार से। कहेगा अबू आजमी
लेकिन कंप्लेन होगी और किसी मैंने कहा ना, मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से कहा ना कि आपके नेता उकसा रहे हैं। मैं आपको दोष ही नहीं दे रहा हूं। फिर आपके यहाँ पर अभी जो महान दिल्ली से जो पत्रकार बैठे, जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो बात कहेंगे कि हम चर्चा कर रहे हैं औरंगजेब के ऊपर। मुझे आज किसने बुलाया औरंगजेब के ऊपर चर्चा करने? या ये चैनल आपका है, आपने इसको विषय बनाया, तो स्वाभाविक है उसका जवाब देने के लिए। देखिए औरंगजेब के बहाने हम मौजूदा राजनीति की चर्चा करने के लिए मैंने आपको बुलाया। औरंगजेब और तैमूर लंग पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया हमने। आप मुझे अगर पूछते कि कितने बनाए, हमने किससे रास्ते बनाए, हमने पुल बनाए, हमने क्या क्या नहीं किया, हमारी सरकार के बारे में पूछे ना। ये एमएसएमई के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बात कीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिला बात करेंगे। आप शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, एक बार अडानी की तरफ उंगली बताते हैं कि 2 ही लोगों को रोजगार मिला, और फिर बाद में शेयर बाजार में खुद के गलती से अगर कोई पैसा लगाता है तो शेयर बाजार में आप बताइए, सेबी जैसी स्वतंत्र एक यंत्रणा होने के बावजूद अब सेबी स्वतंत्र नहीं है, ये मत कहिए, ये अच्छा नहीं लगता। अभी माधवी बुश का क्या हुआ है, किसी तरीके से बची हैं। सेबी को स्वतंत्र मत कहिए प्लीज, मत कहिए, अच्छा नहीं लगता। अब मेरे पास समय नहीं है। मैं एक बार विजय यादव को चर्चा में लूंगा। विजय यादव, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या आप ये मानते हैं ठीक है जो महापुरुषों पर टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए? मैं इस के न्यूज के जिम्मेदार मन से कह रहा हूं कि शिवाजी, संभाजी महाराज और जितने भी महापुरुष हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, देश में जितने भी अंबेडकर, गांधी, जितने भी लोग हैं, इनको सबको महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं। और तमाम हमारे महाराणा प्रताप जैसे महावीर, पराक्रमी, राणा सांगा जैसे तमाम लोग हुए। और उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। आज भी भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र है और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का है। फिर जिसका नेतृत्व जब रहा उसने अपना बेस्ट किया। मौजूदा नेतृत्व भी बहुत अच्छा कर रहा है, पीछे के लोग भी बहुत अच्छा करके आए हैं। जब एक अच्छी सड़क बन के मिलती है, रास्ता बन के मिलता है, तो आगे हम लोगों को आसानी होती है। क्या यह खामखा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता है कि एक ने उकसाया, दूसरे ने माचिस लगाया और 6 दिन तक डिबेट चल रही, और उसमें हम भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, आपका भी योगदान है, किशोर समंदर जैसे लोगों का योगदान है, महेंद्र सिंह का भी योगदान है कि इसमें हम लोग रोकते नहीं हैं इन चीज़ों को, कि नफरत को लेकर हम बैठ जाते हैं, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। अनम्यूट करिए विजय यादव, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जल्दी से बहुत जल्दी में, क्योंकि मेरे पास अब 50 सेकंड है कुल। विजय जी, आपकी आवाज मिल नहीं रही है मुझे। विजय जी का माइक खोल दिया जाए। दुर्गेंद्र चौहान जी, मैं कुछ कहूं आखिरी में? मैं आऊंगा। विजय जी को ले लीजिए, बहुत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मुझे लगता है। नहीं, मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के मित्र विजय जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, आप बोलिए। अब मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से निरंजन, जल्दी से प्लीज, बहुत जल्दी में। डीपी यादव ने कोई शूद्र फिल्म के बारे में उल्लेख किया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने शूद्रों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौका दिया। पूरी की पूरी फैमिली, यादव फैमिली वहां पर, पूरे देश में आपको पता है कि सबके ही लोग हैं। आप बताएं ना, कितने शूद्रों को इन्होंने टिकट दी? ठीक है, बहुत जल्दी में। डीपी यादव छोटा सा डीपी यादव, बहुत जल्दी में। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस आर्टिकल से जुड़े हुए हैं वहां पर सिर्फ झूठ परोसा जाता है, और 2014 से लगातार झूठ नैरेटिव। उन्होंने सवाल पूछा, आप जनरलाइज बात कर रहे हैं। समाजवादी सांसद जीते हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर बताइए, नंबर बताइए, लोग हैं पिछड़ा दलित, नंबर बताइए, और कहीं न कहीं जो नंबर बताइए, नंबर वही लोग हैं, और आगे नंबर बताइए, करने का काम करेंगे। इस बात को आप ठीक है। डीपी यादव नंबर नहीं बता पा रहे। किशोर समंदर जी छोटी सी टिप्पणी, ये माहौल कैसे सुधरेगा प्लीज? ठीक है, ओके। अब मेरे पास 20 सेकंड, जल्दी से किशोर समंदर बोलिए, बताइए। ठीक है, अब हो गया। नंबर अगली डिबेट में पूछ लेंगे, अब वक्त नहीं है, नंबर अगली डिबेट में। ठीक है डीपी यादव, ओके डीपी यादव प्लीज।
किशोर समंदर जल्दी से 20 सेकेंड। अनम्यूट करिए किशोर जी, आप बोलिए जी बोलिए। ये जो अपना जो डिबेट चल रहा है उसमें से जो पॉलिटिकल लीडर जो भी है कोई भी पार्टी के रहने दो, वही इशू बना देते हैं और अपना खुशी के लिए काम कर देते हैं। यही मेरा कहना है कि अगर किसी को सही में आपने देश के लिए काम करना है तो काम करवा दीजिए, नहीं तो इनको घर भेजना चाहिए। ऐसे इशू कर देते हैं कि हिंदू लोगों को ही अपने साथ में लेके बीजेपी पार्टी, नारायण राणे के बच्चे लोग, गोपीचंद पडलकर जो भी आमदार है, एमएलए है, जो लोगों को हाथ में लेके बीजेपी कोई ना कोई इशू करके अपना काम चला देती है। ठीक है, सही कई पॉलिटिकल लीडर वैसे ही लोग हैं। ओके विजय यादव जल्दी से एक 10 सेकंड बस, फिर मैं खत्म करूंगा। विजय यादव बोलिए। सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ, ये बोल रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू आसिम आजमी, उनके मुंह से जो चीज निकलता है वो विवादित ही होता है, उसके ऊपर हमेशा चर्चा होती है। आज तक उनका यही रिकॉर्ड है। ठीक है। जब जो भी विधानसभा का सत्र आएगा कुछ ना कुछ पूरी छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन हुई चर्चा चलती रहती है। और ये पूरा देश में ही हो रहा है। सदन का समय खराब हो, टीवी का समय खराब हो और आम आदमी पर डिस्कशन नहीं होता। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश में। मुझे तो लगता है कि मैं तो सारे चैनलों से अनुरोध करूंगा कि शाम को भैया समस्याओं को लेकर बैठो, समस्याओं पर चर्चा करो, इनके बयान उनके बयान को बंद करो। मैं अपने शो में बहुत कम करता हूं, बहुत कम इस चीज, जो हमारे साथ बैठते हैं लोग वो जानते हैं कि हम मुद्दों की बात करते हैं। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी 20 सेकंड में, मैं खत्म करूंगा। जी बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है कि भाई नेताओं की बहुत सारी बातों को, जो कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, आम आदमी को उस पर बिल्कुल कान ही नहीं देना चाहिए। अपने काम पे काम रखो, क्योंकि इनका काम ही है विवाद पैदा करना और कुछ नहीं। तो अपने काम से काम रखो और इनको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि ये झगड़ा विवाद इसी के अलावा और कुछ नहीं करना। इस तरीके के विवादास्पद बयान दे करके क्या। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह, किशोर समंदर जी, डीपी यादव, फयाज शेख, विजय यादव, निरंजन शेट्टी और तमाम उन दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सुना और समझा। बात पते की यही कही महेंद्र सिंह ने आखिरी में कि भाई अपना काम देखो। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी या सबसे बड़ा सेकुलर आदमी कौन, तो वही है जो अपने काम से काम रखे और दुनियादारी के चक्कर में पड़े नहीं, देश के लिए काम करे और खुद भी प्रगति करे। नमस्कार।